तो आज का प्रेजेंटेशन है एक्सरसाइज एंड योगा फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये प्रेजेंटेशन हाफ एन आवर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा का होगा। आप लोग पहले उसे सुने, फिर जो सवालात हैं वो स्लाइड नंबर या देख के आप इकट्ठा कर लेंगे। बीच में इंटरप्ट ना करें, जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपके पास उस पर टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने का, आप सवाल करेंगे। तो मैं डॉक्टर शबाना नूर को मैं अब मदद करूँगा कि आप बाकायदा अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। डॉक्टर शबाना। Good afternoon all. मेरा नाम डॉक्टर शबाना नूर है और मेरा टॉपिक है आज का एक्सरसाइजेस एंड योगा फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। कसरत और योगा की महत्वपूर्णता के बारे में, जो गर्भवती महिला में क्या रोल है, क्या महत्वपूर्णता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं अपनी बात एक्सरसाइजेस या योगा के बारे में बात शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आज हम जो भी बात करेंगे या जो भी एक्सरसाइजेस के बारे में या योगा के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है, जागरूकता के लिए है। अगर आप कोई एक्सरसाइज इसमें से प्रेग्नेंट टाइम पे करना चाहते हैं या जो भी है, तो प्लीज बिना किसी डॉक्टर के गाइडेंस के ना करें। डॉक्टर की गाइडेंस के बिना करना अनिवार्य नहीं है। So this information is intended to provide general advice for pregnant ladies, and under any circumstances, it is not advisable to follow these without the guidance of medical practitioners. Exercise. Exercise हम किसे कहते हैं? It's a physical or mental activity that keeps you healthy and strong. Exercise एक शरीर के स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए किया गया शारीरिक तथा मानसिक क्रियाकलाप है या व्यायाम है, जो हमें किसी भी कार्य को कुशलता से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी एक्सरसाइज है या आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फिट रखने के लिए, या फिर आप एक किसी तरीके का फिजिक अगर आप अप्लाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सरसाइज। अब प्रेगनेंसी की बात करते हैं। गर्भावस्था की हालत में एक्सरसाइज की क्या महत्वपूर्णता है या इसका क्या फायदा। पहली बात तो आप ये समझ लें कि हर महिला और हर गर्भावस्था, हर महिला की गर्भावस्था दूसरी महिला से बहुत अलग रहता है। जो एक महिला अपनी प्रेगनेंसी की हालत में जो जिन चीजों से गुजर रही होती है, दूसरी भी प्रेग्नेंट होगी लेकिन उसकी चीजें अलग चल रही होंगी। वो एक महिला दूसरी महिला से बहुत अलग होती है, हर गर्भावस्था अलग रहती है। और अगर आप एक्टिव हैं पहले से, अगर आप एक्सरसाइजेस पहले से कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई महिला ऐसी है जो स्टार्टिंग से या मतलब गर्भवती होने से पहले वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही थी, तो उन्हें परेशान होने की बात नहीं है। एक्सरसाइज का कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप पहले से नहीं कर रहे तो आप बाद में शुरू नहीं कर सकते, या गर्भावस्था के टाइम पे आप शुरू नहीं कर सकते। ऐसा कोई रूल नहीं। इनफैक्ट की बहुत अच्छी बात रहेगी कि अगर आप पहले नहीं भी करते हैं और गर्भावस्था के टाइम पे अगर आपने एक्सरसाइज शुरू कर ली, तो ये आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा और आपके आने वाले बच्चे के लिए भी, और दोनों के स्वास्थ्य के लिए। एक्सरसाइज यानी कि कसरत। अब पहले हम बात करते हैं कि इससे फायदे क्या क्या होंगे। कसरत, अगर गर्भवती महिला अगर कसरत कर रही है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। पहली जो आप इमेज देख रहे हैं उसमें दिखा रखा है कि इट रिड्यूसेस बैक पेन। इसका मतलब जो महिला गर्भवती होने के दौरान अगर कसरत कर रही है तो उसको सबसे पहले जो कमर में दर्द होता है, बहुत कॉमन सिम्टम होता है गर्भवती महिला को, कमर में हमेशा ही दर्द रहता है। आजकल तो नॉर्मल औरतों को भी रहता है, लेकिन गर्भवती होने के टाइम पे ये दर्द बढ़ जाता है। तो अगर कोई कसरत कर रहा है बिल्कुल टाइम से या रेगुलरली, तो उसका जो ये कमर का दर्द है वो बहुत कम रहता है। और एक और प्रॉब्लम आती है कि कब्जियत की प्रॉब्लम होती है। गर्भवती महिला को कब्जियत की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो बच्चेदानी है उसका प्रेशर जो है पीछे की तरफ पड़ता है, तो उससे काफी सारी परेशानियां होती है। तो क्या होता है, एक्सरसाइज वगैरह से उसको कब्जियत की भी परेशानी नहीं होती है। उसका दिल की जो फंक्शनिंग होती है या हार्ट का जो फंक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग और हेल्दी रहता है। और आप ये भी जानते हैं कि गर्भवती महिला का जो है पहले हफ्ते से लेकर 9वें महीने तक एक पूरा चेंज होता है शरीर के अंदर। उसकी जो साइज जो है वो बढ़ता जाता है, वेट गेन होता रहता है, वेट बढ़ता रहता है। तो वो वेट गेन अच्छे हेल्दी वे में बढ़ेगा। वो भी चीजें जो है आपको एक्सरसाइजेस से मिलती है। एक वेट गेन तो होता ही है आपका कि हाँ आपकी जो है आपका पेट बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य तरीके से वो किस तरीके से बढ़े, किस तरीके से हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो आपकी कसरत पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कसरत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपके पूरे ओवरऑल जनरल फिटनेस की बात अगर हम करें, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप अगर कसरत बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपका जो ओवरऑल फिटनेस रहता है, पूरे 9 महीने का जो पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य रहता है। और इससे ये रहता है कि जब आपका पीरियड, ये गर्भावस्था का पीरियड खत्म हो जाए, डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए,
उसके बाद भी जो आपका वेट लॉस का जो आपने गेन करा होता है उसका जो लॉस में उसमें भी एक्सरसाइज बहुत फायदा करता है। और दूसरी बात, कुछ कुछ महिलाओं में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि उनमें या तो फिर डायबिटीज की शिकार हो जाती हैं, या फिर बीपी बढ़ जाता है उनका, या फिर किसी किसी महिला को रहता है कि ऑपरेशन से डिलीवरी करना रहता है। तो अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट इसमें भी पड़ता है कि जो सिजेरियन डिलीवरी के जो ऑपरेशन से जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए, अगर कोई महिला गर्भावस्था में बहुत सारी एक्सरसाइजेस या कसरत जो है बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे कर रही है, तो वो इन सारी बेनिफिट, इन सब चीजों फायदों का जो है वो लाभदायक उसके लिए रहेगा, तो बहुत ज्यादा फायदा है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस की। अगर हम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस की बात करें कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पहले तो आपको पता करना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं गर्भवती महिला के लिए। गर्भवती महिला के लिए भी वही एक्सरसाइजेस होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, बट उसकी इंटेंसिटी कम होती है, और आपका शरीर जितना ले सकता है, जितना एक्सरसाइज कर सकता है, उसके हिसाब से आप चूज करते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। पहले जो है वॉकिंग, नॉर्मल चलना है बस आपको, जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, मतलब आपको ये नहीं है कि प्रेग्नेंट है तो नहीं मुझे बस आराम से चेयर पे बैठना है या लेटना है, नहीं, बॉडी को लेथार्जी बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर चलना है। आपको चलना है, आप जॉगिंग कर सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं। रनिंग से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको बहुत स्पीड से रन करना है, रनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको चलने का रफ्तार तेज करना है अपना, मतलब इतना कि आप अपनी बॉडी को मतलब उस चीज में ढाल सके, आप जितना बर्दाश्त कर सके उतना ही करना है। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी की जितनी भी मांसपेशियां हैं, जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उन सबको स्ट्रेच करना है, मतलब आपको अपनी बॉडी को खोलना है, नॉट इनफैक्ट एक्सरसाइज, सिर्फ स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं योगा की। योगा भी एक्सरसाइज की बहुत अच्छी फॉर्म है, जहाँ पे आप योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें जो है आपके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। और अगर कुछ महिला ऐसी हैं जो मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट एक्टिविटीज में भी ले सकती है, तो वो स्विमिंग भी कर सकती है। कुछ इनिशियल स्टेजेस में स्विमिंग भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। इससे क्या होता है स्विमिंग से, कि जितनी भी आपकी जॉइंट्स होते हैं, जितने भी आपके अंग और जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाते हैं, और इससे सर्कुलेशन बढ़ता है, खून का बहाव बढ़ेगा, और इन सब चीजों का जो अच्छा असर होगा वो डायरेक्टली आपके बेबी पे बढ़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दी थी कि सारी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, कि चलना है, भागना है, स्ट्रेच करना है, योगा है, मेडिटेशन। लेकिन अब आप ये कैसे चूज करेंगे, अब आप कैसे पता करेंगे कि आपको इनमें से आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये कि आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि आपको आपके डॉक्टर को आपके बारे में सारी चीजें पता होती हैं, आपने उसे प्रॉपर हिस्ट्री दे रखी होती है, आप रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं। तो जो चीजें आपको डॉक्टर बताएगा आपको वही चीजें करनी है, और जो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं ये आपके लिए हानिकारक है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो बेसिकली 3 चीजों पे जो है आप एक्सरसाइज चूज करना है, जो आपको है वो 3 चीजों पे है। एक तो आपकी जोड़ों का जो स्ट्रक्चर है, जो आपके कमर की जो हड्डी है, स्पेशली अगर हम बात करें उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, बैलेंस के बारे में आपको बात करना है, दैट इज जो संतुलन है आपकी बॉडी का। और तीसरा जो है आपकी सांस की रफ्तार। ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता रहना है, और जो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज चूज करनी है। अगर अब हम जॉइंट्स की बात करें, तो जॉइंट्स की हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं अंदर से, बहुत सारी चीजें। तो उससे क्या होता है, वहां की जो मांसपेशियां होती हैं और जॉइंट्स होती हैं वो सबके सब रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। रिलैक्स मोड में इसलिए आते हैं ताकि जब 9 महीने के बाद बच्चे की जब डिलीवरी हो, तो वहां पे उस डिलीवरी के टाइम पे आपकी बॉडी उस पोजिशन में हो, उस शेप में हो, ढांचे में हो जो उसमें मदद करे। तो इसके लिए क्या होता है, जब रिलैक्सेशन होते हैं तो वहां के जो भी, जब साइज बढ़ता है किसी भी चीज का, अब एक रबर है उसको हम खींचेंगे तो खिंच तो जाता है लेकिन कमजोर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी आती है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं और जो फूले की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां होती हैं, वो रिलैक्स मोड में आने से थोड़ी ढीली भी हो जाती है और कमजोर हो जाती है। तो इसका क्या है, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे, कोई ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे आपको जंप, आपने कोई कूदने वाली एक्सरसाइज ले ली या ज्यादा भागने वाली, और अगर आपका फूला कमजोर है तो आप नहीं कर पाएंगे वो एक्सरसाइज, और उसका फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। तो बेटर है कि आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान दें। फिर बात करते हैं हम बैलेंस की। बैलेंस मतलब संतुलन। अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी या फिर गर्भावस्था की हालत जैसी आगे बढ़ती है, 2 महीने, 3 महीने, तो जो भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जो बॉडी का पूरा वजन है, भार है, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो नेचुरली उसको आगे झुकना पड़ता है और वजन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बैलेंस में प्रॉब्लम होती है, संतुलन जो है उसका ज्यादा बिगड़ जाता है। और इससे क्या होता है, जितने भी
जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है या बच्चेदानी का साइज बढ़ता है, उसका प्रेशर जो है आपके बाकी ऑर्गन, जितने भी बाकी अंग हैं, उस पर इस तरीके से पड़ता है कि सब दबने लगते हैं। आपकी बॉडी तो इतनी है, साइज बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्ट दूसरी चीजों पे क्या पड़ेगा कि प्रेशर पड़ने की वजह से वो सारी चीजें दबती हैं, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो आपको बैलेंस का इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप एक संतुलन बना के रखें। और ये सारी चीजें संतुलन कैसे आएंगी? एक्सरसाइज वगैरह से। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो वो जो है आप गैस करते जाएंगे कि मतलब आप कैसा आपका चल रहा है या फिर जो भी है। अब तीसरी अगर हम बात करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मल है सांस लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, लेकिन ये एक मैकेनिज्म की तरह है। मतलब आपको बहुत आराम से अंदर सांस लेना है, उस चीज को महसूस करना है और बहुत ही कामली। आप कोई भी एक्सरसाइज, यहाँ पे मैं जिसकी भी बात करूँ, अभी आगे मैं एक्सरसाइजेस की बात करूंगी या फिर जो भी, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज आपको हड़बड़ी में, जल्दबाजी में नहीं करनी है। शांत लोकेशन हो, आपका प्रॉपर आपने बना रखा हो एनवायरनमेंट, वैसा हो वहाँ पे, और बहुत स्लोली करना है, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है। आप जितना स्लो लेके चलें कोई परेशानी नहीं है, जितना आप ले सकते हैं आपकी बॉडी के हिसाब से। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर लेडी अलग होती है, तो जितना जिसकी क्षमता होगी उसके हिसाब से उसे काम करना है। तो बेसिकली जॉइंट्स, संतुलन और सांस लेने का जो मतलब मैकेनिज्म है, या फिर मतलब आप जैसे भी लेते हैं, इन चीजों पे आपको काम करना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए अच्छा क्या है, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छा आप खुद बता सकते हैं। आपकी बॉडी आपको, हमारी बॉडी इस तरीके से होती है कि वो खुद आपको एक साइन देती है या सिग्नल देती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। एक आपको एक अंदर से आती है फीलिंग, एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है जो अंदर से आएगी कि हाँ आप ये कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर आपको अंदर से कुछ लग रहा है कि नहीं मैं चल भी नहीं सकती फिलहाल के लिए, आप मत चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम करिए। बाद में जब थोड़ा हो जाए कुछ रहे तो आप कंसल्टेशन के बाद आप बात करें। मैंने अभी बताया कि इसके इसके फायदे क्या क्या हैं और प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है, लेकिन एक्सरसाइजेस के भी गर्भावस्था में, गर्भवती हालत में भी कुछ महिला ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ बीमारियां होती हैं या कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते और आपको मनाही है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? या तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोई दिल की बीमारी है, या आपको दमे की बीमारी है, सांस फूलती है, तो आप ऐसे में नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप कैसे करेंगे? आप अगर अस्थमा के पेशेंट हैं, आप पहले से आप दमे का है, आपको थोड़ी थोड़ी देर सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती है, एक्सरसाइज करने में तो वो चीज क्या करेगी, आपके अस्थमा या आपके दिल की बीमारी को और बढ़ा देगी। तो बेसिक यही है कि आप फिर उन औरतों को दिल की बीमारी, जो स्पेसिफिकली दिल और लंग्स की बीमारी, जो फेफड़ों की या दमे, उन लोगों को बोला जाता है कि आप एक्सरसाइजेस ना करें। हाँ आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या रिलैक्स हो सकते हैं या चल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एक्सरसाइजेस होते हैं उनके लिए मना किया जाता है। या जिनका बीपी बढ़ा हुआ हो, या जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई हो, और ये सब गर्भावस्था के टाइम की बात कर रही हूँ, या फिर ऐसी महिलाएं जिनकी हिस्ट्री रही हो, जिनका जो पहला जो बच्चा पैदा हुआ हो वो 9 महीने के टर्म से पहले पैदा हो गया हो, प्री मेच्योर डिलीवरी की बात करें, अगर ऐसी है इसका मतलब पहले से भी कोई प्रॉब्लम है, तो या तो उसकी हिस्ट्री चेक करें, या तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि नहीं इस बार ऐसा कुछ नहीं है, या अल्ट्रासाउंड वगैरह में जो भी उसकी रिपोर्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसे अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है। अगर हम बात करें प्री टर्म लेबर की, अगर उसकी हिस्ट्री रही हो कि पहले जब इससे पहले वाली जो प्रेगनेंसी रही हो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर वक्त से पहले दर्द शुरू हो जाए, वक्त से पहले डिलीवरी हो जाए, तो ऐसे केसेस में एक्सरसाइज मना है। खून की कमी, अनीमिया, इससे पहले वाले में भी बात करी गई थी अनीमिया के बारे में डिटेल में, तो उसमें ये बताया था अगर आपने खून की कमी है तो आप वैसे भी कोई एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, सांस चढ़ने लगेगी, आपकी कमजोरी महसूस होगी, सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। और अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो रखा है और उसमें आपका बता रखा है कि आपके ट्विंस हैं, आपको ट्विंस होने वाले हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो ऐसी हालत में तो आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई भी आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, क्योंकि बच्चेदानी में एक ही जगह है, वहां पे दो चीजें हैं, दो दो जीवन जो है जन्म ले रहा है, तो उससे वैसे ही बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो उसको एक्सरसाइज से आप और बढ़ाएंगे नहीं। दूसरी बात ये कि कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि गर्भवती होने के बाद कुछ टाइम के बाद उन्हें कुछ कुछ टाइम पे खून के कतरे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसी उनको शिकायत है, या पिछले वाली प्रेगनेंसी में ऐसा कभी कोई शिकायत रही है, तो उनके लिए भी कहा गया है कि आप एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होता है मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बीमारी होती है, बीमारी भी नहीं कहेंगे, एक तरह की कंडीशन है, सर्वाइकल कर्कलाज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह बहुत कमजोर होता है, वो खुला रह जाता है, वो बंद नहीं होता, तो इससे क्या होता है बच्चे को वो बच्चेदानी जो होल्ड नहीं कर पाता है, तो उसको ऑपरेशन के जरिए या स्टिच के जरिए उसको सिला जाता है ताकि वो बच्चेदानी को बंद करके रखे और वो होल्ड करके रखे।
और अगर आपकी प्रेगनेंसी, आपकी गर्भावस्था की जो गर्भवती हालत है, जो भी है, वो अगर इस स्थिति से रिलेटेड है कि आपका सर्विक्स जो है, बच्चेदानी का मुंह ऑपरेशन से बंद किया गया है आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, तो उस हालत में बिल्कुल बिल्कुल मना है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। तो ये कुछ चीजें थी, मतलब बेसिक चीजें थी जो जिन लोगों को मना है कि एक्सरसाइजेज नहीं करनी। अब बात करते हैं कि अगर जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले महीने में या पहले 3 महीने में एक्सरसाइज शुरू कर दी, बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन एक्सरसाइज करने के दौरान कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जब उन्हें लगे, मतलब आप ये मान के चलिए खतरे की साइन। खतरे की साइन का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कंडीशन जो अगर एक्सरसाइज करने के दौरान आपके सामने या आपके नजर से गुजरे या आपको ऐसा महसूस हो, आपको वहां पे रुक जाना है। आपको वहां अपनी एक्सरसाइज, अब जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे, आपको बंद कर देना है और सीधे अपने डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताना है। अब ये कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो मैंने पहले बताया था कि अगर आपके बच्चेदानी के मुंह से, सर्विक्स से अगर खून के कतरे गिरने लगे या 2-3 ड्रॉप्स आने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है कि एक तो आप अपनी एक्सरसाइज बंद करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। या तो एक्सरसाइज करते करते आपको चक्कर आने लगे, या मतलब आपको लगे कि मेरा सर घूम रहा है या मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक्सरसाइज का क्या रहता है? एक्सरसाइज का ये रोल है कि आपको, मतलब जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उसमें ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है, आप प्रॉपर सांस ले रहे हैं, आप नॉर्मल बात कर पा रहे हैं। अगर एक्सरसाइज करने के दौरान आपके साथ ऐसा हो गया कि आप एक्सरसाइज करते करते हाँफ रहे हैं, इसका मतलब या तो आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर वो एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये है कि एक्सरसाइज करते करते आपके साथ कोई जो आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, बात करना या इधर घूमना, हंसना, बोलना, ये सारी चीजें नॉर्मल है एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। और अगर आप एक्सरसाइज करते करते आपकी सांस फूलने लगे, अगर सांस फूलने लगे, आपको समझना चाहिए कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वही बात है, या तो आपने एक्सरसाइज गलत चुनी है, या एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको अब कोई, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, या छाती में दर्द शुरू हो जाए, सर में दर्द होने लगे, या फिर आपको कमजोरी जैसा महसूस होने लगे, या मांसपेशियों में आपके दर्द हो जाए और पैरों में इतना दर्द हो कि आप चल भी ना पाए। तो अगर इनमें से कोई भी, आप मान के चलिए कि अगर गर्भावस्था के टाइम पे कुछ भी आपका, जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है, उससे अलग आप कुछ भी महसूस कर रहे हैं, कुछ भी जरा सा भी, तो आपको कोताही नहीं करनी है, आपको वही एक्सरसाइज रोकनी है अपनी और डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। नाउ व्हाट एक्सरसाइजेस शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तो मैंने बता दिया कि किस कंडीशन में वार्निंग साइंस क्या है आपके, कि कौन कौन से में अगर आप एक्सरसाइज आपने शुरू भी कर दी है तो आपको क्या नहीं करना है या फिर क्या चीजें करनी है। अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको नहीं करनी है? बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के लिए है और बहुत सारी है जो मतलब आप इसमें नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेंगे जहाँ पे आपको अपनी सांस को बहुत देर तक रोकना है। अगर कोई भी एक्सरसाइज या फिर मोटिवेशन ये होगा जहाँ पे आपको अपनी सांस बहुत देर तक रोकना है, वो चीजें आपको नहीं करनी। या फिर कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं लेनी है जहाँ पे आपको गिरने का डर हो, जैसे घुड़सवारी हो गई, या फिर कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, मतलब कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको लगे कि आप गिर सकते हैं और ऊंचाई से गिर सकते हैं, वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। और ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी जहाँ पे आप अपनी बॉडी का मूवमेंट झटके से पीछे मुड़ना हो, या बॉडी की ट्विस्टिंग हो, या कुछ भी, मतलब कुछ भी आपको झटके से या जो बहुत ज्यादा डायरेक्शन चेंज करे, वो वाली एक्सरसाइजेज आपको नहीं करनी है। आपको एक्सरसाइजेज कहाँ नहीं करनी है? ह्यूमिड क्लाइमेट में नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको पहले 3 महीने में ओवर स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा एक्सेसिव पसीना, आपको ऐसी बहुत खतरनाक सी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आपको पसीना है। क्यों? क्योंकि पहले जो 3 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा अबॉर्शन, मिसकैरेजेस या जो भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली वो गर्भवती महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, उनके लिए बहुत रहता है। तो ये बोला जाता है कि आप धूप में ना करें, घर में या फिर पार्क में या शाम में शांति की जगह पे वहां पे करें। कोई भी ऐसे मूवमेंट्स नहीं करने हैं जिससे आपके पेट पर प्रेशर पड़े। कोई भी झुकने वाला, उठक बैठक करने वाला, या ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, या प्लैंक बनाना, या पूरे सिटअप्स करना, मतलब कुछ भी जहां से ट्विस्टिंग वाली बात आए या आपके पेट पे, या मरोड़ वाली, कुछ भी जो आपके पेट पे इफेक्ट करे डायरेक्टली, वो एक्सरसाइजेस आपको नहीं। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज कितनी करनी है, हाउ मच टू एक्सरसाइज। इसको अगर हम देखा जाए तो अगर हम नॉर्मल एक्टिविटी की बात करें, बेसिक एक्सरसाइजेस की बात करें, तो इसको आप मान के चलिए कि आप 150 मिनट्स की एक्सरसाइज आप रख सकते हैं पूरे हफ्ते की, मतलब 7 दिन में आपको 150 मिनट एक्सरसाइज करना। और ये आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि आपको हफ्ते के 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, 2 दिन आपको रेस्ट देना है,
और उन 5 दिनों में भी आपको कैसे करना है, 30-30 मिनट करना है। जैसे आज 30 मिनट कर लिया, कल 30 मिनट कर लिया, फिर अगले दिन कर लिया। और 30 मिनट का मतलब कि ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली आज स्टार्ट किया घड़ी देखकर 9 बजे 9:30 बजे तक करना है, नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हैं 30 मिनट तक एक्सरसाइज, कोई बात नहीं है। 30 मिनट का टारगेट अगर आपको रखना भी है तो आप 10-10 मिनट करके कर लीजिए। 10 मिनट सुबह में कर लीजिए, या फिर उसके बाद फिर लंच में, उसके बाद फिर शाम के टाइम कर लीजिए। मतलब एक वर्कआउट रूटीन बनाए अपना प्रॉपर। और स्टार्ट जो आपको करना है वो ऐसे है कि आपको 10 मिनट से स्टार्ट नहीं करना है। वही बात बार बार, जो आपको जितनी शरीर आपको इजाजत दे कि आप इतनी एक्सरसाइज कर सकती हैं, इतनी देर कर सकती हैं, कंफर्टेबली कर सकती हैं। जो भी एक्सरसाइज करना है आपको कंफर्टेबल लेवल, आप उसमें कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप 2 मिनट तक पहले दिन एक्सरसाइज करके उसके बाद आप थक जा रही है तीसरे मिनट पे, तो आपको 2 मिनट ही तक करना है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 मिनट तो मुझे आज करना ही है। बस ये है कि आप हर दिन 5-5 मिनट या अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें दिन ऐड करते जाएं, मिनट्स ऐड करते जाएं, और उसको एक रूटीन बना ले कि हाँ मुझे आज इतनी एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद फिर मुझे 2 दिन रेस्ट लेना है। उसके हिसाब से आपकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी रहती है। ये सारी चीजें मैं उनके लिए बता रही हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करती है। और जो महिला प्रेग्नेंट होने से पहले से फिजिकली एक्टिव रही है, जो एक्सरसाइज वगैरह पहले से करती थी, उनके लिए ये रूल नहीं है, वो अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकती है अपने ऑब्स्टेट्रिशियन की गाइडेंस के अंडर में। क्योंकि कुछ चेंजेस तो आते ही हैं, चाहे अगर वो नॉर्मल एक्टिविटी पहले भी अपनी कर रही हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह, प्रेगनेंसी में क्या है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो वाली एक्सरसाइजेस आप कितनी इंटेंसिटी से कर सकते हो, कितना स्ट्रॉन्ग या कितने टाइम के लिए, वो सब की गाइडेंस आपको लेनी जरूरी है, फिर आप अपना जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब अब जब आप एक्सरसाइज करना शुरू अपना अपना करने जा रहे हैं, तो आपने, मैंने वही बताया था कि आपको 5 मिनट जो है पहले आप अपना वार्म अप करेंगे, आप अपने शरीर को खोलेंगे, एक्सरसाइज करने के लायक या काबिल बनाएंगे। एकदम से कोई सुबह उठ के एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी शरीर जो है वो कुछ भी चीज में, प्रेगनेंसी में वैसे भी जितने भी मसल्स होते हैं, मांसपेशियां, वैसे भी वो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि आप जो भी काम करें, या वार्म अप हो या स्ट्रेच हो, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दे खुलने के लिए, ताकि जो भी एक्सरसाइज आप बाद में जो करने जा रहे हैं उसका कोई नेगेटिव या जो बुरा इम्पैक्ट है वो ना पड़े आप पे। तो उसके लिए सबसे पहले है कि स्टार्ट स्लो। वही जो मैंने आपको पहले बताया था, 2 मिनट या 3 मिनट को मैटर नहीं करता, स्लो स्टार्ट करें। मेंटेन रखना है आपको। अगर आपने ये नहीं है कि एक्सरसाइज आपने आज कर ली, उसके बाद 2 दिन फिर गए कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, चलो ठीक है कल कर लेंगे, ये नहीं। स्लो स्टार्ट करें, 5 मिनट करें। आधे घंटे एक दिन एक्सरसाइज करके 4 दिन का गैप से बेटर है कि आप 5-5 मिनट रोज हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लें। और अगर आप एक्सरसाइज, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो पूरा एक हफ्ता आप सिर्फ वार्म अप सेशन के लिए रखिए अपना, कि आप सिर्फ आपकी बॉडी खुल जाए, आप स्ट्रेच कर पाए प्रॉपर, कि मतलब आपको मेंटली पता हो कि हाँ अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए या कसरत करने के लिए तैयार हूँ। जब आपको अंदर से लगे कि हाँ मैं अब ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ, आप तभी एक्सरसाइज शुरू करें। नाउ गेटिंग रेडी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बाहर जैसे जिमिंग वगैरह में देखा जाता है, देख गए आप चीजें ले रहे हैं या सारी चीजें कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले ये बात करी जाती है कि आपको आपको हाइड्रेशन अपना प्रॉपर रखना है, पानी पीते रहना है। एक्सरसाइज से पहले भी पानी पीना है आपको, जब आप एक्सरसाइज करें या कोई भी स्ट्रेचिंग रूटीन आपका चल रहा हो उसके दौरान भी आपको पानी पीना है, प्रॉपर पानी पीना है। और जब आपका वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी, मतलब बेसिक ये है कि आपका जो पानी का मात्रा है आपकी बॉडी में वो कम नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने से पहले लूज फिटिंग कपड़े पहनने हैं आप। कभी भी कोई एक्सरसाइज आप फिटेड कपड़े में नहीं पहनते। प्रेगनेंसी में वैसे भी सारा जो शेप होता है वो साइज बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको मतलब लूज ब्रीदेबल कपड़े हो, ऐसा ना हो कि आपको घुटन हो। आप जो एक्सरसाइज करें, जिस जगह पे आप एक्सरसाइज करें, अगर आप घर के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो रूम खुला हो, प्रॉपर लाइटनिंग आ रही हो, हवादार कमरा हो, वेंटिलेशन हो, सुकून हो। और उस वक्त जब आप ये करें तो आपके दिमाग में ये ना चल रहा हो कि किचन में मैंने खाना रखा है, खाना तो नहीं जल जाएगा, 2 सीटी के बाद गैस बंद करना है, या पंखा चल रहा है उस कमरे में लाइट बंद करना भूल गई, या गेट पे कौन है। ये सारी चीजें उस वक्त नहीं आनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप कंप्लीटली अपने आप को 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, वो जो टाइम है वो सिर्फ आपका है। आप उसमें कुछ और नहीं सोचना है, आपको सिर्फ सारी चीजें मतलब फिजिकली मेंटली प्रेजेंट जो भी आपका है वो सब एक्सरसाइज में आपको देना है। क्योंकि एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या योगा हो, जो भी सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो यही है। और आपको शूज बहुत अच्छे पहनने, शूज पहनने की बात करनी है। अगर आप कोई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको जूते आपको प्रॉपर पहनने हैं, उसमें नंगे पाँव नहीं करना है। इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत लोगों को रहता है कि उनके एंकल्स में सूजन आ जाती है, पैर में मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
तो जोड़ों को मतलब जूतों से ये रहेगा कि आप इंजरी से बचेंगे। एक्सरसाइज करते वक्त या एक्सरसाइज के दौरान खुदा ना हाथ से कुछ हो गया या चोट वोट लगने का खतरा हुआ, तो ये रहेगा कि आपने शूज पहने तो आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। आपको प्रॉपर ब्रा पहननी है, कंफर्टेबल स्पोर्ट्स ब्रा आती है, आप वो पहन सकते हैं। उससे ये रहेगा कि ब्रेस्ट को जो है वो भी सपोर्ट मिलेगा। और आगे जाके जब प्रेगनेंसी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, मतलब 6 से महीने 7-8 महीने पे, तो एक बेली सपोर्ट भी आता है, पेट के सपोर्ट के लिए भी आता है। अगर जो रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो चीज भी पहन सकते हैं। और ये बोला जाता है कि जैसे जैसे गर्भावस्था की जो पीरियड है वो बढ़ता है, जैसे 6 से 7 महीने में आ गए, फिर 8 महीने में, जैसे जैसे मतलब बढ़ोतरी होती है, तो आपको अपने पीठ के बल नहीं लेटना है। वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। आप जो अगर आपको लेट के कोई अगर एक्सरसाइज करनी है तो आपको करवट लेके करना। इससे क्या होता है, जो भी सर्कुलेशन होता है, खून का बहाव होता है, वो बच्चे तक और आपके शरीर तक साइड पोज में ज्यादा बेटर रहता है। और ये जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आप उससे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले कम से कम मिनिमम अपना आप खाना पीना कर चुके हो, और ज्यादा मतलब हैवी ना हो, लाइट खाना हो, और उसके बाद करें। तो ये सारी चीजें हैं कि आप रेडी हो रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आपने पानी पी लिया, आपने प्रॉपर कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए, एक लोकेशन चूज कर ली, शूज पहने हुए हैं, मतलब आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली रेडी करवा रहे हैं कि एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं। अब हम स्ट्रेचेस की बात करेंगे, मेन एक्सरसाइजेस के बारे में कि क्या करना है। बेसिकली जब हम प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो हम ज्यादातर जो फोकस करते हैं वार्म अप सेशंस पे और स्ट्रेचेस। कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा मजबूती वाला या प्रेशर वाला ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं करते। सिर्फ स्ट्रेचिंग वाला, मतलब कि आपकी बॉडी खुले, स्टिफ ना रहे। स्टिफ नहीं मतलब कि उसमें मतलब तनाव नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं उसमें जो लेडी है, पहले आप वही सुकून से एक जगह पे बैठे हैं, पालती मार के बैठे क्रॉस लेग। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग में क्या रहता है, गले की स्ट्रेचिंग में दोनों साइड के जो मसल्स होते हैं, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं, उसका जो तनाव दूर करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाथ यहाँ रखा, एक हाथ सर पे रखा, बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको टिल्ट करना है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप इसे मोड़ेंगे और प्रेशर लगाएंगे, इस साइड की जो मांसपेशियां हैं उनमें ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्सेशन फील होगा। मतलब आपको लगेगा कि आप विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और फिर यही चीज आपको करनी है दूसरी साइड, हाथ रखा, यहाँ पे रखा और एक स्ट्रेच मारा, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से बहुत आराम से रोटेशन में लेकर आना है। और जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी कहीं पे भी नहीं करनी। कोई सी भी एक्सरसाइज हो, वार्म अप हो, स्ट्रेच हो या नॉर्मल हो, बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल काम नहीं करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर इस साइड की मसल्स की जो है रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जितनी भी आपके यहाँ के जितने भी मसल्स वगैरह होंगे उन सबकी मतलब एक्सरसाइज हो जाएगी और रिलैक्सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज की बात के बाद अगर हम बात करें सारी प्रॉपर बॉडी की जॉइंट की बात करें, अगर हम यहाँ रिस्ट की बात करें, रिस्ट का नॉर्मल ऐसे घुमा लीजिए। मतलब ये है कि आपको मूवमेंट करना है कि कुछ भी जो है तनाव ना रहे, बिल्कुल मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। शोल्डर की बात करें या कंधों की बात करें, आप उसकी रोटेशन के लिए बात कर सकते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स कर सकते हैं कि इधर मुड़ना है या उधर मुड़ना है आराम से। मतलब ये है कि आप एक तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके, या पैर को जो है पैर को थोड़ा ढीला छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, या थोड़ा झटक दें हल्का सा, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी खुलेगी। तो दीज आर ऑल अबाउट दी स्ट्रेचेस। अब हम उन स्ट्रेचेस की बात करेंगे जहां जो प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत ज्यादा, जब आपने एक बार वार्म अप कर लिया, आपकी बॉडी खुल गई आपके अकॉर्डिंग, वो जब भी हो चाहे कितना भी टाइम लगे, उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रेचेस हैं जो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। तो पहला जो है वो है डीप चेस्ट स्ट्रेच। अब आप इस पोस्टर में देखें, जो लेडी है वो अपने घुटनों पे है, तो इसमें आपको क्या करना है, वही देखिए पहले एक मैट प्रॉपर ले रखा है, घुटनों पे रहना है आपको और अपने दोनों हाथों को पीछे करके थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। इससे क्या होता है, सामने से चेस्ट जो है वो आपका चेस्ट की स्ट्रेचिंग होगी। और चेस्ट की जब स्ट्रेचिंग होगी तो इससे क्या होगा, जो शोल्डर है, जो कंधे हैं, उसके मसल्स हैं, वहां पे मजबूती आएगी, चेस्ट में मजबूती आएगी। और सबसे ज्यादा फायदा इसका स्तनपान के ड्यूरेशन में होता है। जब बेबी पैदा हो जाता है, उसकी डिलीवरी के बाद जो दूध बनता है, उसका जो मैकेनिज्म है, मतलब वो जो है स्वास्थ्य के हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो लैक्टेशन जो पीरियड होता है, जो दूध बनने वाला होता है, वो वाला हिसाब अच्छा रहता है अगर चेस्ट की एक्सरसाइज आप पहले से करें। अब हम बात करते हैं साइड रीच स्ट्रेच की। साइड रीच स्ट्रेच में भी यही है कि आपको खड़ा होना है और पैरों को थोड़ा सा अलग रख के सीधे खड़ा होना है, और हाथ सीधा रख के आपको टिल्ट करना है, मतलब आपको एक तरफ को मुड़ना है। लेकिन जैसे इस पोस्टर में देखा है कि बिल्कुल स्ट्रेट मुड़ी हुई, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जितना मुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक 90 डिग्री का एंगल ही बनाना है या बिल्कुल मुझे टेढ़ा हो जाना है, जैसा मुझे सामने दिखाया जा रहा है उतना करना है। जितनी आपकी बॉडी कर सकती है, जितना आप ले सकते हैं। अगर पहली बार में आपका लग रहा है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकती, आपको नहीं जाना है, आप उतना ही करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या होता है, जब आप टिल्ट करते हैं या जब आप मुड़ते हैं,
तो जो आपके जो कूल्हों का एरिया है, जो कमर की जो हड्डी है, यहाँ पे जो आपको दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। और वहाँ की जो कमर की हड्डियां के पास जो मांसपेशियां होते हैं, वहाँ के जो मसल्स या रिलैक्सेशन, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है, और जो कमर का दर्द है उसमें आपको आराम मिलता है। चाइल्ड पोज की बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा है बच्चा, जैसे जब छोटा बच्चा होता है, जब बहुत ही छोटा होता है, कुछ महीने का रहेगा या फिर 1-2 साल होते, तो ऐसे जब रहता है तो वो प्रॉपर ऐसा पोज आता है। इसमें आपको क्या करना है, घुटने के बल लेट रहना है, और जब आप सीधे बैठे जैसे नमाज के पोजीशन में रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को हाथ आगे करके धीरे धीरे जमीन पे लेकर आना है और लेटना है। लेकिन आपको इस बात में ये ध्यान रखना है कि आपके पेट और छाती के बीच में जब आप नीचे जाए तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, मतलब थोड़ा गैप रहना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। और इस पोजीशन में आने के बाद जब आप हाथ आगे रखें या उसके बाद करें, तो जब आपका एक स्ट्रेट ऐसे बन जाए, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है कम से कम जितने भी सेकंड्स आप स्टार्टिंग में रख सकें। और जितनी भी एक्सरसाइजेज या मैं पोजेस के बारे में बता रही हूँ, इसमें आपको ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि आप सांस प्रॉपर ले रहे हैं। किसी भी एक्सरसाइज या स्ट्रेच के वक्त आपके सांस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब आप ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने की मुझे जरूरत पड़ रही है। सांस अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं और अंदर लेना, ये नहीं है कि कहीं पे भी आपको सांस रोकना नहीं। इससे भी क्या होता है, फूलों का दर्द जो है वहां पे आराम मिलता है, कमर की हड्डी है वहां पे आराम मिलता है। और दूसरी एक बहुत प्रॉब्लम गर्भवती महिलाओं में एक दिक्कत आती है, सियाटिक पेन के बारे में बात करते हैं। एक नस जब जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसके प्रेशर से ना सारी चीजें दबती हैं, नस हो चाहे ब्लड वेसल्स हो या अंग हो या कुछ भी हो, सब पे प्रेशर पड़ता है। एक नस जो होती है उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो कमर से लेकर पूरे नीचे तक पैर तक बहुत तेज दर्द रहता है, पैरों में झंझनाहट रहती है। सुबह उठने पे जब पैरों में जब होता है तो कुछ सेंसेशन फील नहीं होता है। तो ऐसे में क्या रहता है, जब इस वाले पोज से ना बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है और सियाटिक पेन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं लोअर बैक टिल्ट की। ये जो अभी हमने चाइल्ड पोज देखा था, ये एक उसी का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या करना है, जो आपके हिप हिप जॉइंट्स हैं, जो आपके कूल हैं, इसको बस आपको ऊपर की तरफ रखना है और बाकी पोज आपका वैसा ही रहेगा। तो इसमें क्या रहता है, ये भी वही काम करेगा कि आपका लोअर बैक है उसको कम करेगा, जो भी आपकी बॉडी का टोटल जो प्रेशर है, जो आपकी पूरी बॉडी में जो फील हो रहा है उस प्रेशर को लो करेगा, रिलैक्स करेगा आपको। और जो बेबी के सपोर्ट के लिए जो एंटी ग्रेविटी पोजीशन होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जितनी भी अभी स्ट्रेचेस की बात कर रही हूँ वो ज्यादातर जो फोकस कर रहा है वो कमर की हड्डी, हिप जॉइंट, कूल्हे और ये एब्डोमेन के पास, पेट के तरफ, बच्चेदानी की तरफ, इन सब चीजों की मजबूती की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें डिलीवरी के टाइम इनर हिप एंड थाई स्ट्रेच। इनर हिप एंड थाई स्ट्रेच का मतलब, इसमें जितने भी हमने अभी बात करी थी हम उसके बारे में सिर्फ हम फूलों के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जांघों के बारे में भी बात करें, फूल या जांघ दोनों के जो स्ट्रेचेस वगैरह के बारे में। इसमें एक आपको पैर को फैला के रखना है और दूसरे को मोड़ के रखना है आपको। और जब आप इस पैर, दूसरे पैर को जब अपनी तरफ मोड़ते हैं ना, तो आपके पीछे कमर पे एक बहुत हल्का सा प्रेशर और सेंसेशन फील होता है। तो वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी के लिए वो जो प्रेशर होता है वो एक तरीके आपकी एक हेल्दी स्ट्रेचिंग होती है। उसे आप कह सकते हैं कि मतलब जो वो आप स्ट्रेच फील कर रहे हैं वो हेल्दी है। और ये क्या करता है, आपके थाइस के लिए, वही जांघों के लिए जो है आपके स्ट्रॉन्ग करेगा, हिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, कमर दर्द को ठीक करेगा। अब देखते हैं हर पिक्चर में शी इज वेरी स्माइलिंग। इसका भी है, मेडिटेशन से रिलेशन है इसका। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। एक लास्ट पोज है एक्सरसाइजेज में, बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई तितली का पोज इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले वाले में जो हमने बात करी थी उसमें कहा था कि हमें सिर्फ एक पैर को मोड़ना है, एक पैर को मोड़ा हुआ था। इसमें क्या है, हम दोनों तलवों को लेकर ऐसे मिलाएंगे, वैसे फैला के पैर को फिर मिलाना है। और जितना, अगर पहली बार में आप नहीं मिला पा रहे हैं तो वो जरूरी है, जितना आपसे हो सके, मतलब जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, जितना आप मूव कर सकते हैं, जितना आप तनाव बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना आपको करना है, उसको पकड़ के रखना है बस। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो इससे जितना भी आपके मसल्स हैं, यहाँ के पैरों के मसल्स, आपके जांग के मसल, आपके हिप के या जो जोड़ों की जो हड्डी है, बच्चेदानी की जो घेरा हुआ जो जिसमें हड्डी, कमर की जो हड्डी है, ये सारी चीजों में रिलैक्सेशन फील होता है। और जितने भी यहाँ पे दर्द होता है या स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, वो उससे क्या होता है, वेरिकोज वेन एक डिजीज का नाम है, उसमें भी ये वाला पोस्चर जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये मेरी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करी मैंने। और जैसा कि टॉपिक में है कि मुझे एक्सरसाइजेस और योगा के बारे में, गर्भवती में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन
या फिर माइंडफुलनेस। अब हम इसे क्या, अगर आप डिफाइन करेंगे मेडिटेशन को या क्या, तो ये एक तरह का दिल और दिमाग का जो सुकून है वो किस तरह आप अचीव करते हैं, मेडिटेशन वो आपके लिए करता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ध्यान लगाना, और पॉजिटिव वे में ध्यान लगाना। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी है, वो हेल्दी हो, पॉजिटिव हो, मतलब सकारात्मक भावनाओं जो जितनी भी हो आपके अंदर, वो सारी अगर उसकी बात करें आप, तो आप मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की बात करेंगे। अगर अब हम बोले कि ध्यान लगाना है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ध्यान लगाना है या मेडिटेशन करना है, तो आपके लिए क्या होगा, एक जगह पर आराम से बैठो, आंख बंद करो और थोड़ी देर ऐसे बस रिलैक्स करो। ये मेडिटेशन का ना एक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट है। इसमें क्या है, सबसे पहले वही चीज है कि आप एक कंफर्टेबल सी जगह देखें, चाहे वो घर में हो या पार्क में हो या कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे आपको दिली सुकून मिले, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ सुकून है, आप वहां वाली बात करिए कि आप जो भी एक्सरसाइज करें, जो भी मेडिटेशन की बात करें या जो भी योगा करें, उसका रिलेशन आपके ब्रीदिंग पैटर्न से है। आप किस तरीके से सांस अंदर ले रहे हैं, कितनी देर तक ले पा रहे हैं, किस तरीके से बाहर ले दे रहे हैं सांस, या धीरे धीरे सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जो अटेंशन है, आपको फिजिकल पैरामीटर सब हटा देने हैं मेडिटेशन में। जब आप ध्यान लगाएं कि बाहर की जो भी चीजें होती हैं, आप सिर्फ अपने पहली इनिशियली जो है अपने ब्रेथ पे फोकस करना है, और जितनी भी सेंसेशंस हों उसको आपको ऑब्जर्व करना है। सेंसेशन मतलब आप अपनी दिल की धड़कन आपको सुनाई देगी, या फिर आप जो सांस ले रहे हैं उस चीज का, या फिर अगर आपको कुछ अच्छा सा सुनाई दे रहा है आपको, मतलब आप जो भी चीजें देखें या सुने या जो भी ऑब्जर्व करें, उसका जो पॉजिटिव वाला जो हेल्दी वे में है उस चीज को ऑब्जर्व करें। मेडिटेशन को अगर हम बोले एक लाइन में, तो इट कैन बी लाइक मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस ऑफ थॉट्स एंड सराउंडिंग्स। हर एक मोमेंट जहाँ पे आप बैठे हैं, उस वक्त, उस प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी आपका चल रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो आप इमेजिनरी थॉट्स हो आपके, जो आप कुछ सोच रहे हो, या आपका कुछ आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, या तो कि बहुत नॉर्मल है, अगर आप आंख बंद करके 5 मिनट भी आप सो रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी। पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, इमेजिनेशन रिलेटेड हो सकता है, या फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, या फिर जो भी है, ये सारी चीजें सोचें, मगर एक पॉजिटिव वे, बहुत पॉजिटिव वे में, कि आप जो भी सोच रहे हैं या जिस पोजीशन में भी हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, आप मतलब आप हेल्दी हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे होते हैं। अगर आप अपने जीवन में या आप अपने दिमाग में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स लेकर आएंगे, तो उसमें ये रहेगा कि हाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में रहता है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज से बहुत सारी 9 महीने का जो वो ड्यूरेशन होता है वो बहुत हेक्टिक होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी मचलाना स्टार्ट हो जाता है, बहुत उल्टियां आती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, कब्जियत की प्रॉब्लम हो जाती है, चिड़चिड़ा महसूस होने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम इन नेगेटिव चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं, कि जो अच्छी चीजें हैं, जो प्रेगनेंसी खुद में एक सौभाग्य वाली बात है, क्योंकि हर कोई आजकल का जो लाइफस्टाइल है, तो जो भी चीजें हैं आजकल, प्रेग्नेंट होना एक एज के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या फिर जो भी प्रॉब्लम्स रहे। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट हो रही है महिला, तो उसके लिए बहुत गर्व की बात है, वो इस चीज को ऑनर करे, उस चीज का सम्मान करे, क्योंकि माँ बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो ये जो नेगेटिव चीजें होती है ना, ये इतनी ज्यादा हम लोग खुद में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि जो अच्छी चीजें होती हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं। मेडिटेशन क्या करता है, हमें हमारी पॉजिटिव चीजें जो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें हो रही है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब साइंटिफिकली अगर बात करें, तो माइंडफुलनेस या मेडिटेशन रिलेटेड कुछ स्टडीज हुई हैं काफी सालों में, जो जिनकी वजह से प्रूवन रिकॉर्ड है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मेडिटेशन या योगा से स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसके कुछ स्टडीज भी रिलेटेड है कि उससे स्ट्रेस कम होता है, आपका टेंशन कम होता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आप में बढ़ती हैं। और कुछ स्टडीज में ये भी आया है कि जो लोग जो सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब कि 6 महीने से जिन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था, उनकी डिलीवरी में प्री मेच्योर बर्थ, मतलब वो बच्चे जो जिनमें जो मतलब पूरी तरीके से डेवलप ना हुए हों, वैसी वाली कंडीशन जो है वो बहुत कम हो गई थी। इनफैक्ट एक स्टडी में ये था कि जब 2 ग्रुप्स में जब बात करी गई थी, तो एक ग्रुप में सिर्फ 6% था कि प्री मेच्योर बर्थ हुआ था, और ये सिर्फ हुआ था मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से। ये क्या करता है, इट ऑल्सो प्रमोट्स हेल्दी डेवलपमेंट, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास, ये भी माँ की मेडिटेशन से बहुत ज्यादा लिंक्ड होता है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। इन सब चीजों के बारे में इस तरीके से था कि इसराइल में एक स्टडी हुई थी
जिसमें पहले 3 महीने और दूसरे मतलब चौथे से छठे महीने तक वो एक ग्रुप में रखा गया था, जिनको मेडिटेशन करवाया गया, उन्हें क्लासेस दी गई, माइंडफुलनेस के बारे में बताया, ध्यान लगाना कैसे करना, मतलब उन सब चीजों के बारे में उन्हें 6 हफ्ते तक बताया गया था। और दूसरा एक क्लास रखा था जिन्होंने मेडिटेशन नहीं करा, उनमें कोई ध्यान लगाने वाला या माइंडफुलनेस की बात नहीं की गई थी, और उनके बाद इनसे डायरी एंट्री करवाई गई थी कि आप क्या सोचते हैं, आपने क्या महसूस किया, वो चीजें आपको लिख के बतानी थी। जब वो डायरी एंट्री पढ़ी गई तो उसमें ये था कि जो नॉर्मल थी वो उन्होंने ज्यादातर नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा लिखा हुआ था, और जिन लोगों ने माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की क्लासेस ली थी उनका ये था कि दे वर एबल टू प्रोक्योर एंड रिलेट टू द पॉजिटिव थिंग्स गोइंग अराउंड देम। इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपरली जो पॉजिटिव चीजें थी वो प्रायोरिटी पे देख पा रही थी, कि वो खुश क्यों है, वो प्रेग्नेंट है, आज मैंने ये खाया, मुझे आज अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा आज, मगर जो शारीरिक चेंजेस जो बॉडी में आते हैं वो भी वो लोग पॉजिटिवली ले रही थी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकंड में आते हैं। तो ये सारी स्टडी से ये पता चलता है कि मेडिटेशन का साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा रिलेशन है स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, पॉजिटिव फीलिंग के लिए, प्री मेच्योर बर्थ के लिए, और बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, और खुद माँ के लिए तो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य हेल्थ के लिए। अब हम बात करते हैं योगा की, द थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। योगा किसे बोलते हैं? योगा एक संस्कृत वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका रूट वर्ड है युज, जिसका मतलब होता है कनेक्ट, ज्वाइन और बैलेंस। मतलब योगा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। ये सारी चीजें जो हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप मान के चलिए सारी की सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है, जुड़ी हुई हैं। योगा क्या करता है? शरीर, मन और आत्मा, इसको जो जोड़े रखने का जो अवेयरनेस, जागरूकता की जो बात है, वो वाली बात हम यहाँ पे करते हैं कि शरीर, मन, आत्मा सबका ठीक है, मिला हुआ है, कनेक्टेड है सारी चीजें, लेकिन आप इसके बारे में कितने खुद जागरूक हैं, कितने खुद अवेयर हैं, वो चीज हमें रियलाइजेशन जो है वो योगा से होती है। और योगा का जो हमने अभी संतुलन की बात करी कि वो हमारे बॉडी, माइंड और सांस लेने का जो भी ये प्रक्रिया है, इसकी जो बैलेंस, इसमें जो संतुलन बनाए रखना होता है, वो योगा किस तरीके से करता है? योगा वो करता है, वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो उनके फिजिकल एक्सरसाइजेज जो मैंने पहले बात करी, या पॉस्चर जिनको वो आसन के नाम से कहते हैं, पॉस्चुरल आसन की जो बात करी जाती है, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम की बात करी। प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वही वाली बात है, आप जो भी एक्सरसाइज करें आपको उस पे आपका पूरा फोकस जो है पूरा ब्रीदिंग पे, आप कैसे सांस ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर जा रहा है, मतलब उस पे आपका फोकस रहना है, और वो नॉर्मल है। रिलैक्सेशन यानी कि विश्राम, और फिर आता है मेडिटेशन, जो मैंने अभी आपसे लास्ट में जो बताया था। ये जो चारों चीजें हैं, आसन, प्राणायाम, विश्राम और मेडिटेशन, ये चारों जो है ये मिलकर हमारे माइंड, बॉडी और ब्रेथ, मन, तन, आत्मा, इन सब चीजों को जोड़ के जो कनेक्ट करता है, वो योगा के बारे में हम बात करेंगे। योगा भी जैसे एक्सरसाइजेस के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, योगा के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिकली कि गर्भावस्था में गर्भवती औरत के लिए कौन कौन से योगा जो है वो उसके लिए लाभदायक है। तो वो 3 तरीके होते हैं, एक तो है प्रीनेटल योगा, हठ योगा, और एक रेस्टोरेटिव योगा। प्रीनेटल योगा की अगर हम बात करें तो ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। अगेन वही बेसिक चीजें तो देखिए वही है, आपके पॉस्चर्स की बात की जाएगी यहाँ पे हर जगह, और आपकी ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में, जो आप सांस लेना जो कहते हैं, प्रॉपर सांस लेना, मतलब अवेयर होना, ये आसन, पॉस्चर्स, कूल डाउन एंड रिलैक्सेशन, मतलब जो आपने चीज शुरू करी है, जिसमें गए हैं, वो सारा चीजें कंप्लीट करने के बाद रिलैक्सेशन। Pre-natal yoga is based on 4 parameters: breathing, gentle stretching, asanas and relaxation. तो ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो बस ये जेंटल ब्रीदिंग के लिए, मतलब आपको ये सांस हम सब लोग लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अलग क्या सिखाया जाता है? इसमें ये कि आपको ये है कि आप अगर सांस ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर ले रहे हैं, तो आपके जो छाती का मूवमेंट है, आपके पेट का मूवमेंट है, वो कैसा हो रहा है, या अगर आप टेंशन में हैं तो जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्स कर रही है, या अगर आपको सांस लेते लेते या सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको थकान हो जाती है, से सांस चढ़ जाती है, तो उन सब चीजों में आप ब्रीदिंग पैटर्न से आप मेंटली खुद को कैसे काम कर सकते हैं, वो इसमें बताया जाता है। और इसका फायदा होता है लेबर के टाइम पे, जब डिलीवरी हो रही होती है उस वक्त प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना रहता है, बहुत ज्यादा चीजें हो रही होती है, उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, टेंशन हो रही होती है, और सबसे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो सांस पे पड़ता है। डिलीवरी लेते देते बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी मतलब उन्हें लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रही, जबकि वो प्रॉपर सांस ले रही होती है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है, उन्हें महसूस होता है कि वो सांस नहीं ले पा रही है,
और इसका जो इफेक्ट होता है वो डिलीवरी पे पड़ता है। तो जब हम प्री नेटल योगा की बात करते हैं तो इसमें जो भी सेशन ये क्लासेस होते हैं उसमें ये लोग ये बताते हैं कि ब्रीदिंग पैटर्न आपको प्रॉपर कैसे रखना है योगा मतलब डिलीवरी के टाइम पे। और जिन लोगों ने, जो महिलाएं गर्भवती होने के टाइम पे ये सारी एक्सरसाइजेज और योगा पॉजेस की प्रैक्टिस में रहती हैं, उस वक्त देखा गया है डिलीवरी के टाइम पे उन्हें सांस रिलेटेड एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहती हैं कि हाँ ठीक है, ये जो चीजें अभी होने जा रही है मेरे साथ, ठीक है, वो मैं पहले से मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर हूँ। जेंटल स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग भी वही वाली बात है, जब आप पूरी बॉडी मोशन की इसके अंदर है, हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। और जब डिलीवरी का वक्त होता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेनस स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर करती हैं। आपको पता रहता है कि हाँ ठीक है प्रेगनेंसी है। और आजकल तो ये रहता है कि बहुत ज्यादा जो लोग, कुछ लेडीज हैं कि वो खुद से प्रेफर करती है सिजेरियन के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है कि नहीं नॉर्मल प्रेगनेंसी है, बहुत ज्यादा दर्द होगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें। तो ये मेंटली प्रिपेयर करवाने का भी एक रहता है कि यस यू आर फिट टू गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पॉस्चर्स की बात करें तो पॉस्चर्स में क्या करता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, बैलेंस को बढ़ाता है। और फिर ये जब सारी चीजें आप कर लेते हैं, फिर एक तरीके जब आप हरकत कर रहे हैं, जब आपकी शरीर हरकत में रहता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, सांस का जो रफ्तार है वो सारी चीजें बढ़ेगी, थोड़ी सी मतलब जो है कि गर्माहट आती है, सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। अब जब आप ये सारी चीजें करते हैं, एक पीक पे जाता है, उसके बाद क्या रहता है, आपको रिलैक्सेशन मोड में। तो उसके बाद क्या है, इस प्री नेटल योगा का जो लास्ट स्टेप होता है वो रिलैक्सेशन यानी कि विश्राम वाला है, जिसमें आपका हार्ट रेट वापस, जो आपकी दिल की धड़कन है, जो तेजी जो बहुत ज्यादा आपको लगता है, वो नॉर्मल आप होता है। और ये चीज आपको फील होती है, महसूस होती है आपको कि अगर आपका हार्ट रेट या जो आपकी सांस की जो रफ्तार है योगा के जो आपने शुरू करा था उस वक्त कैसी थी, फिर जब आप करने लगी तो आपका कैसा रह रहा है, और जब वापस आ रही है, ये आप खुद महसूस कर सकती हैं। और आप खुद इसको मतलब अलग भी कर पाती है, अच्छा मेरा हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, अब मैं रिलैक्स हूँ, इस वाले मोड में हूँ, तो अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो ये मेंटली भी आपको बताता है। तो ये आपको एक तरीके से प्रिपेयर कर रहा होता है पूरी प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए और पोस्ट नेटल केयर के लिए। हाथ योगा की बात करें तो जो भी योगा प्रैक्टिस जिसके अंदर स्पेसिफिकली ब्रीदिंग की बात करी जाती है, जो क्योंकि हमने पहले वाले में करा था, और आसन की भी बात करी है वहां पे, पॉस्चर्स की बात करी है, रिलैक्सेशन की बात करी है। हाथ योगा में क्या होता है, इट इज बेसिकली स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द ब्रीदिंग टेक्निक्स। रेस्टोरेटिव योगा, रेस्टोरेटिव योगा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रेस्टोरेशन रिलैक्सेशन, मतलब ये है इमोशनल रिलैक्सेशन। जब आप कोई एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं, एक पैसिव मतलब ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म है योगा का, जो आपको इनडायरेक्टली अपने ब्रेथ पे, अपनी सांसों के ऊपर मेंटली फोकस करने के लिए आपको कहता है, और ताकि आपकी बॉडी में जो टेंशन हो वो रिलीज हो जाए। और ये होता है, अगर हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, सारी चीजें चल रही हैं, अगर आप अकेले किसी रूम में थोड़ी देर के लिए बैठे, कुछ ना सोचें, कुछ भी नहीं, नॉट नॉट इवन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, आप बैठ के देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपकी एक खुद की एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा होता है, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। वो चीज जो है वो पॉजिटिवली कैसे रेडिएट हो, हर किसी में रहती है पॉजिटिव एनर्जी, बस ये रहता है कि वो आप तक, आपको किस तरह उसके बारे में जागरूक करना है, आपको कैसे अवेयर कराना है। एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, योगा यही काम करता है, आपको आपसे मिलाता है पॉजिटिव। नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये जनरल बेनिफिट्स है कि योगा का क्या क्या महत्व है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, ये तो सब है ठीक है, मानसिक, शारीरिक और इमोशनल जो है वो सारी चीजें। फिजिकल जो है वो आपके बेनिफिट देता है, आपके सर्कुलेशन, खून का बहाव अच्छा करता है, आपके मसल का टोन जो है वो अच्छा रहता है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, तनाव नहीं होता, मेंटली आप बहुत ज्यादा सुकून में रहते हैं, और आप बहुत ज्यादा मतलब एक आपके जीवन में एक ठहराव लेकर आते हैं। ठहराव मतलब कामनेस एक तरीके, क्योंकि आज की जो हमारी लाइफ जो चल रही है वो इतनी ज्यादा हेक्टिक है, मतलब इतनी हेक्टिक है नहीं, हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मेरे पास ये है, बहुत सारी चीजें हैं, सबको है, लेकिन उसको वैल्यूएबल बनाना, आपकी लाइफ में जो भी आपके, जो अगर एक मिनट भी जा रहा है उसको आप किस तरह वैल्यूएबल बना रहे हैं, ठहराव ला रहे हैं, किस तरह कामली काम कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, वो सारी चीजें जो है वो आपको योगा के प्रैक्टिस से आपको फायदा करती है। और फिर इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है वो आपकी नॉर्मल लाइफ में भी पड़ता है, और गर्भवती महिला का भी यही है कि उसमें भी सारी चीजें होती है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है कि अगर योगा गर्भवती महिला कर रही है तो उससे क्या फायदा, ये तो हमने जनरल बात कर ली कि जनरल जो भी योगा करेगा उसको ये फायदे होते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला योगा कर रही है तो उससे क्या क्या फायदा, एक तो बॉडी सफल रहेगी, और दूसरा जो बच्चेदानी का जो मुंह है, जो सर्विक्स है, उसकी जो मतलब वहां पे जो टेंशन है, वो जो तनाव है,
उसको रिलैक्सेशन, वहां पे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। और ये वही मैंने बताया, डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा इसका रोल रहता है। जब रिलैक्सेशन ऑलरेडी आप मेंटली किसी चीज को आप को रिलेट करके रिलैक्सेशन मोड में जा रहे हैं, और इतना स्ट्रेनस जो है लेबर पीरियड या डिलीवरी वाला, उसको आप कामली अगर क्रॉस कर रहे हैं या जा रहे हैं, तो वो खुद में बहुत ज्यादा अहमियत वाली बात है। ये आपको क्या कराता है, ब्रीदिंग डीप एंड रिलैक्सेशन, ब्रीद डीप रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग। इसका मतलब वही है, लेबर पेन जो होते हैं, जो दर्द होना, जो किसी को 24 घंटे पहले शुरू हो जाता है, किसी को 1-2 दिन पहले शुरू हो जाता है, उस दर्द को कैसे कंट्रोल में रखना है, या उस दर्द को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, या उसके नुकसानात से बचना है, वो सब कैसे पता चलता है, वो योगा के उसमें रहता है। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए। गर्भावस्था में जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में जो रहता है, मतलब जो पहली जो गर्भवती महिला पहली बार जो हो रही होती है, जिसने कंसीव करा होता है, उसके लिए कुछ सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं कि मतली होने लगती है, जी मचलाने लगता है, उल्टियां आने लगती हैं, या नॉर्मली भी अगर कोई बहुत बार प्रेग्नेंट है, सेकेंड प्रेगनेंसी है, दूसरी गर्भावस्था का है, तीसरी जो चल रहा है, उसमें क्या रहता है कि वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रेशर क्या पड़ता है, पैरों पे पड़ता है, चलने में दिक्कत हो रही है, वही कब्जियत की प्रॉब्लम हो रही है, जो है जितनी भी मतलब ये एंकल्स हैं, वो उसमें सूजन आ गई है। तो इन सब चीजों को योगा से जब हम करते हैं, तो ये इतना सर्कुलेशन अच्छा कर देता है कि ये सारी जो चीजें हैं, आप या तो आपकी अच्छी हो जाती हैं, और अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम रहेगी और वो वहां पे उतनी ज्यादा ठीक नहीं होती, तो आप मेंटली एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज को करने के लिए। और पोस्ट डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद का योगा का आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसलिए क्योंकि डिलीवरी के बाद का जो 1-2 महीने का जो पीरियड होता है, जब जब जो गर्भवती महिला है वापस से अपने शेप में आ रही होती है, तो वो वाला जो दौरान, वो वाला जो पीरियड होता है, वो भी उसका बहुत इरिटेशन वाला पीरियड चलता है। अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। और आजकल जो है लड़कियां जो है वो फिगर रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती है। मुझे लगता है कि ठीक है, प्रेगनेंसी तक तो ठीक है कर लिया, उसके बाद रहता है कि फिजिकल अपीयरेंस जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया है, उससे मतलब रहेगा कि हाँ कि अब कैसे इसको टाइम लगेगा या करने में, तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को ज्यादा लो फील करवाना, ये सारी इरिटेशन वगैरह, तो जो 1 महीने का फेज रहता है वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग रहता है इवन आफ्टर डिलीवरी। योगा क्या करता है, पोस्ट डिलीवरी की मेंटल पीस के लिए, उस गर्भवती महिला के लिए बहुत ज्यादा फायदा। अब हम कुछ आसन की बात करेंगे जो गर्भवती महिला के लिए है। तो जो पहला आसन है उसका नाम है द कैट स्ट्रेच, दैट इज मर्जरी आसन। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो कमर है, कमर को आपको ऊपर उठाना है और नीचे करना है। तो इससे जो आपका जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे असर पड़ता है। जो भी आपकी स्टिफनेस है, जितना भी तनाव है आपके ऊपर से लेकर नीचे तक की रीढ़ की हड्डी में, उसमें जो अकड़न रहती है, उस चीज को वो क्या करता है, उसको रिलैक्स करवाता है। वो सारी चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मसल्स की टोनिंग होती है। मसल्स एक तो रहता है कि मतलब ठीक है, अगर आपने पानी कम पिया या कुछ रहता है, तो एक आपके ना खुद की बॉडी में आपको पता लगता है कि मसल्स बहुत ढीले ढाले से रह रहे हैं, तो उसको क्या करता है, टोन करता है आपके मसल्स को, आपके सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन सब की स्ट्रेंथनिंग में मदद करता है ये मर्जरी आसन। अब हम बात करते हैं कोणासना की, द एंगल पोज। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है स्टैंडिंग साइडवेज बेंडिंग वन आर्म, सिर्फ एक आर्म्स को लेके बेंड करना होता है, जो हमने स्टार्टिंग में जो आउटरीच वाला जो एक्सरसाइज के बारे में जो बात करी थी, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस वन। इसमें भी ये रहता है कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एंगल पोज, एक एंगल बनाना रहता है, आप सीधे खड़े हुए आप देख सकते हैं, सेकेंड में उसने हाथ ऊपर करा, उसके बाद दूसरे साइड से वो झुकी है, उसके बाद वापस से अपने पोजिशन में आ गई है। तो जो ये झुकना है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ये कर्व बना रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, ये चाहे कितना भी बने, अक्यूट ऑब्ट्यूस या राइट एंगल जो भी आपका बने, जो जितना भी बने, उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक एंगल बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपकी साइड फ्लेक्सिबिलिटी को हेल्प करता है। साइड फ्लेक्सिबिलिटी को हेल्प करता है, तो इससे ये भी रहता है कि जो कब्जियत की जो प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, वो इस वाली एक्सरसाइज से काफी हद तक क्योर रहती है या फिर इन कंट्रोल रहती है। इसी का दूसरा जो मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफाइड वर्जन है, वो जिसमें दोनों हाथों को लेके दोनों आपको हाथों को करना है। तो इससे क्या होता है, दोनों साइड की जो मसल्स होती है, जब आप स्ट्रेच करेंगे, तो इस साइड की भी मसल और दूसरी साइड की भी मसल, दोनों साइड में जो टिल्टिंग वाली बात होती है, दोनों का स्ट्रेच होता है। एंड द एंगल, इसको भी एंगल पोज कहते हैं। एंड स्टैंडिंग साइडवेज यूजिंग बोथ हैंड, दोनों करते हैं। ये भी स्पाइन के लिए है, आपके पेट के लिए है, हाथों के लिए है, लेग्स के लिए है, एब्डोमेन के लिए, मतलब ये ओवरऑल आप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीरभद्र आसन, द वॉरियर पोज। इसके नाम से और इसके पोज से ही पता चल रहा है, वॉरियर का नाम बोला गया। ये जो है, ये जो मैंने फर्स्ट वाले में जब बात करी थी कि एक्सरसाइज जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एक जॉइंट पे,
दूसरा था संतुलन, और जो तीसरा था वो था ब्रीदिंग। बैलेंस जो है आपकी बॉडी में, आप कैसे, अब बैलेंस की जो बात हम करते हैं वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, जो गर्भवती महिला होती है उसका पूरा वेट, जब तक वो 9 महीने की गर्भावस्था के में हालत में आती है, तो उसका पूरा वेट जो होता है वो पेट की बल की तरफ आ जाता है। मतलब अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसका जो वजन का जो रहता है, अगर वो सीधे खड़ा है, वो इसलिए क्योंकि उसकी एक एक्सिस है, वो सीधे रह सकता है। उसमें क्या होता है, वो नेचुरली जैसे अब पेट बढ़ेगा या बच्चा जैसे साइज बढ़ेगा, वो आगे की तरफ तो वो झुकाव हो जाता है, तो बैलेंस में थोड़ा डिस्प्रपोर्शन हो जाता है। तो उस चीज को मेंटेन रखने के लिए, वो जो बैलेंस आपका जो खराब हुआ है या जो जिसकी वजह से आपका बैलेंस की जो जो शिफ्ट हुआ है, जो चेंज हुआ है, उसको आप कैसे मतलब नॉर्मल लाइफ में कैसे उसको आप सही कर सकते हैं या टोन रख सकते हैं या स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये आसन है। इसमें आपको कुछ नहीं, बहुत हल्के से करना है कि अपने पैरों को पहले खोलना है, लेटरल साइड में ऐसे रह के दोनों हाथ ऊपर करना है और हल्का सा स्ट्रेच करना है। और जो पीछे आप पोर्शन देख रहे हैं वो उसके बैक का पोर्शन, पीछे का हिस्सा दिखा रहा है, तो वो आप देख सकते हैं एक ऐसे लाइन बन रही है। ये जो ऐसे उसका जो पीछे का जो पोस्चर बन रहा है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। जो अकड़न होती है ऊपर से नीचे, पूरे बिल्कुल गर्दन की हड्डी से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, नीचे बिल्कुल सैक्रम तक, वहां तक की जो भी फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी भी अकड़न है, वो सारी की सारी वहां से टेंशन जो है रिलीज होती है, तनाव हटता है, आगे की साइड से भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो भी पैर के जो मसल है, जांग है, पैर है, इन सब की मसल्स को टोनिंग मिलती है और स्टेमिना भी बढ़ता है। स्टेमिना बढ़ने का भी फायदा डिलीवरी में आता है, बिकॉज डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में स्टेमिना का बहुत बड़ा रोल रहता है। जितना आपका स्टेमिना है उसके हिसाब से रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा आधा निकला है, गर्भवती महिला थक गई, वो पुश नहीं कर पा रही, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इससे क्या होता है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो बच्चे पे पड़ता है। या तो मतलब फिर उसे कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज से निकालना रहता है, या फिर सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। तो इसका डिलीवरी में सबसे बहुत बड़ा हाथ रहता है फीमेल्स का, गर्भवती महिला का। तो उसको स्टेमिना अपना बहुत अच्छा रखना रहता है, उसकी सांसों की प्रॉब्लम से नहीं होनी चाहिए, हिम्मत अच्छी से रखनी है, और मेंटल काम, जो मानसिक जो तनाव जो रहता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, जितने भी हम पोजेस की बात करें, जितने भी आसन की बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली उसी लेवल पे जा रहा है कि आपको जो है मन की शांति, दिमाग की शांति, बॉडी का जो मेंटेनेंस है आपका, और आप कैसे ग्रैस्प कर रहे हैं, इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करना है। एक आसन जो है वो है त्रिकोणासन, दैट इज द ट्राइंगल पोज। वो आपको देख के ही लग रहा है कि वो जो लेडी खड़ी है, वो पैर उसने ऐसे स्ट्रेच कर रखे हैं और बिल्कुल सीधा खड़ी है, तो वो एक ट्राइंगल की तरह बना हुआ है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज में ये जो पोज है, आपको उतना ही करना है जितना आप मूवमेंट कर सकते हैं। वही फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, अगर आप प्रॉपर फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भाई अगर आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जितना है बस आपको अपनी बॉडी का जो अकड़न है ना, उसे आपको डिफ्यूज करना है, मतलब आपको तनाव जो है वो दूर करना है। ये सारी चीजें, त्रिकोणासन का जो है सबसे रहता है मेंटल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस का, मानसिक और शारीरिक रूप से जो भी आपका संतुलन है वो नहीं बिगड़ता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात जब हम करते हैं कि वही जब पेट के जो जैसे जैसे साइज बढ़ता है बच्चे का, जो आपका वजन जो है वो पेट की तरफ आने लगता है, वहां पे आपका झुकाव हो जाता है। तो ये जो चीज है वो उसमें मदद करता है। हिप्स के जॉइंट को ओपन करता है, मतलब जो भी कमर की हड्डी है, वहां पे जैसे ही आप मुड़ेंगे तो आप एक तरीके से चीजें को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। आप अगर ये शरीर है ये है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे करके ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बढ़ेगी, जितनी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी, जितना तनाव कम होगा प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में, और वहां पे उसी का उतना ज्यादा ही फायदा होता है। और सबसे अच्छी बात है, टेंशन दूर करते हैं। अब जो हम करते हैं लेग अप दी वॉल पोज, दैट इज विपरीता करानी पोज। ये वाली जो पोजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि लेडी ने जो है अपने दोनों पैर ऊपर रखे हुए हैं। पहली वाली पिक में प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है, इसलिए उसने अपने पीठ के नीचे, पीठ के कमर के नीचे एक एक तकिया रखा हुआ है। ये सारी एक्सरसाइजेस के लिए है, मगर मैं इसमें स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि जैसा आपका रहे, जैसा आप कंफर्टेबल रहे, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल रहे, अगर आपको उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल लेडीज की बात करें तो वो तो बिना सपोर्ट के ठीक है, हम पैर ऊपर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, शारीरिक चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो इससे क्या रहता है कि आप कोई भी चीज स्टिफनेस के साथ, तनाव के साथ, अकड़ने के साथ नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, आपको यहाँ तक किया रख लिया कुछ भी मुलायम सा, जिससे मतलब कहीं पे भी, ना आगे के साइड ना पीछे के साइड, कोई भी प्रेशर आपका जो है कोई बहुत ही मतलब सॉफ्ट रहे, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी बहुत ज्यादा मतलब मजबूती के साथ नहीं आना चाहिए वहां। तो इससे क्या होता है, जैसे ही आप पैर ऊपर करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है हार्ट की तरफ। तो जिन लोगों के पैर में सूजन रहती है,
जिन लोगों के पैर में सूजन रहती है उनका ये रहता है कि जब वहां का खून का बहाव अच्छा हो जाता है, खून क्या है उसका बहाव नीचे की तरफ आने लगता है, तो सूजन भी जो है किसी हद तक कम हो जाती है। वेरिकोज वेन में काम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन में काम करता है, और जो पीछे कमर का जो दर्द है उसमें भी काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने पैर ऊपर करा वहां का जो खून का बहाव है सारा नीचे की तरफ एक तरीके से आने लगता है, और जैसे जैसे खून का बहाव बढ़ता है वहां पे जो भी दर्द होता है या जो भी परेशानी होती है वो ठीक हो जाती है। क्योंकि क्यों कहते हैं जब किसी में खून की कमी हो जाती है तो या तो उसमें थकान होने लगती है, सुस्ती आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें ये रहता है कि इस वाले पोज से जो होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो भी सारे बैक एक प्रॉब्लम नहीं होगी, कमर का दर्द नहीं होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, वेरिकोज वेन से आराम मिलेगा। ये सारे पोजेस जब हो गए, जब सारे कर लिए, ये सब चीजें जो है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है जो योगा ट्रेनर्स या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो बहुत वैसे बताते हैं, आप उनकी अगर वो ज्यादा क्लियरली बता पाएंगे। अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट पोस्चर पे जो कि है कॉप्स पोज, दैट इज द शवासना। जो नीचे वाले जो पोज है इसमें ये है कि जब आपने सारे आसन कर लिए, सारी चीजें कर ली हैं, उसके बाद आपको एक रिलैक्सेशन मोड में, जो प्री नैटल योगा के बारे में जो पहले आपको बताया था, प्री नैटल योगा में जो लास्ट मोड होता है रिलैक्सेशन वाला, कूल डाउन, कि आप जो भी चीजें आप कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ गई, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, शरीर जो हार्ट का जो दिल की धड़कन है बढ़ गई, पल्स बढ़ गया, आपका सांस बढ़ गई, अब वो क्या है आपको नॉर्मल मोड में लेकर आना है। तो भी आप इस पोजिशन में नहीं होते कि आप एग्जैक्टली वो नॉर्मल में लाने के लिए, रिलैक्सेशन में लाने के लिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली लाने के लिए शवासना पोज होता है। इसमें देखिए आराम से लेटना है, बिल्कुल प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करते हैं जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी, वो सबका रिलैक्सेशन होता है। और जब ये योगा पोजेस चल रहे होते हैं तब हम हमेशा अपने सांसों पे ध्यान रखते हैं, सांस कैसे चल रही है, कितनी चल रही है, कैसे होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये रहता है कि सारे सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, वाइटल ऑर्गन प्रेग्नेंट लेडी के लिए होते हैं। अगर हम ऊपर वाली इमेज की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली वाली एक्सरसाइज में बताया था कि प्रेग्नेंट लेडी जैसे जैसे उनका गर्भावस्था का जो टाइम है वो आगे बढ़ता रहता है, 6 7 8 महीने, उन्हें पीठ के बल नहीं लेटना है, वो जिसमें उनको प्रॉपर रहे, उन्हें करवट ज्यादा लेना है। करवट लेने से ये होता है कि जो भी सर्कुलेशन होता है बच्चे तक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो खून का बहाव होता है वो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा इसकी लेडीज की जो महिलाएं होती है उनके लिए भी ये पोस्ट बहुत अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं कि उसने अपने सर के नीचे भी तकिया लगा रखा है, साइड में भी एक बहुत ही सॉफ्ट सा कुशन है, और दोनों पैरों के बीच में भी रखा हुआ है। ये मॉडिफाइड वर्जन है शवासना का। जो नीचे वाला है वो नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई अगर पॉस्चर दे दिया है तो आपको वो वैसे ही करना है और स्ट्रिक्टली करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, जहां से और जितना टाइम है, अगर आपको शवासना में आने में भी अगर आपको 1 से 2 मिनट लग रहे हैं या 3 मिनट लग रहे हैं, फाइन, वेल, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से आइए, अपना टाइम लीजिए, साइड में लेटिए, और उसके बाद पूरी बॉडी को छोड़ना है, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। और बिल्कुल आपको ध्यान लगाना है, दैट इज वही जो मैंने आपको मेडिटेशन में बताया कि ध्यान लगाना है दिल और मन और रूह की शांति के लिए। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये क्या करता है, जितनी भी होती है मतलब स्ट्रेस, जो आपको टेंशन वाली जो फेस होता है ना, उस चीज से वो आपको बचाता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, ये इस पोजीशन में जब आप शवासन की पोजीशन में होते हैं तो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली आप इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो योगा में एक ऐसा भी आसन है जो आखिर में होता है शवासन के पहले या उसके दौरान, जिसे हम बोलते हैं योगा निद्रा, दैट इज ऑल्सो नोन एज योगिक स्लीप। अब इसमें देखिए वो पीठ के बल है, तो मैंने कहा था कि पेट के बल नीचे पीछे नहीं लेटना है, आप लेट सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर उसके लिए सपोर्ट हो, और वो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे नहीं है, एक एक्यूट एंगल बना हुआ है वहाँ पे। तो इस वाले से क्या होता है, इस वाले पोज में आके सारी चीजें खत्म, सारा योगा का खत्म, सब कुछ अब बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में है। रेस्पिरेशन, दिल की धड़कन, आपका पल्स रेट, आपकी सांसों की रफ्तार, वो सब अब बिल्कुल नॉर्मल से आने लगा है। आप बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में देखिए, आप अपने हाथ भी जो है वो साइड में से रिलैक्स करके फैला रखे हैं। आपको स्टिफ नहीं रखना है, ऐसे नहीं होना है आपकी बॉडी, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, स्ट्रेच करके खुला छोड़ना है कि आप बिल्कुल, आप ये समझिए, आप पॉजिटिव जो एनर्जी की हम बात करते हैं यहाँ पे, कि बिल्कुल नॉर्मल रहना है, आप खुश हैं, आपका जो रिलैक्सेशन मोड में जो आपकी बॉडी चल रही है, विश्राम वाला जो आप कह सकते हैं, टेंशन खत्म हो गया, ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेट होता है, और जितनी भी आपके एक एक सेल जो है ना आपकी बॉडी का, वहां पे ये इस पोजीशन में जो दो पोजीशन है, शवासना और ये योगा निद्रा, इन दोनों पोजीशन में वो पूरे अपने एक एक सेल के डीप स्ट्रक्चर तक रिलैक्सेशन या विश्राम जैसा फील है। तो ये सारी चीजें योगा के बारे में थी। अब योगा पोस्टर्स अनसेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
अभी हमने एक्सरसाइज में बात करी थी कि एक्सरसाइजेस के लिए कौन कौन से पोजेस जो है या पोस्चर्स जो है जो अनसेफ है, जो हम नहीं कर सकते, ऐसे योगा के लिए भी है। इसके लिए बोला गया है कि आपको अपने बैक पे, अपने पीठ के बल जो है आपको नहीं लेटना है, स्पेशली आफ्टर 16 वीक, 16 हफ्ते के बाद आपको पीठ पे नहीं लेटना है। और इसकी एक स्टडी भी हुई है, RCOG 2006 रिसर्च पेपर आया है, उसमें इन्होंने ये चीज प्रूव करी है कि इसकी वजह से स्टिल बर्थ के केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। और ये भी एक रिसर्च है कि 28वें वीक आते आते आप अगर कोई लेडी कंटिन्यूअसली लगातार पीठ के बल सो रही है तो उसके स्टिल बर्थ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चा जो होता है या तो मरा हुआ पैदा होता है या पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, तो आपको बैक के बिल्कुल नहीं करना। और वही वाली जो मैंने एक्सरसाइज के लिए भी आपको जो बताई थी कि आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन ऐसे नहीं करना है जिसमें आपको अपनी सांस को लंबी देर तक रोकना पड़े, या फोर्सफुली आपको सांस लेना पड़े, या झटके से लेना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऐसे पोजीशंस यूज करें जिसमें आपको झटका या प्रेशर पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं करना। पेट के बल, जाहिर सी बात है, जैसे आपकी जैसे जैसे गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी बढ़ती है उसको पेट के बल भी नहीं लेटना रहता है, कोई बैक बेंड्स नहीं करने होते, कोई ट्विस्टिंग नहीं करनी होती। ये जितने भी पोजेस जो आप स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, ये वो सारे पोजेस हैं जो प्रेग्नेंट महिला को नहीं करने हैं। पहला जो है वो बोट पोज है, उसमें वो बिल्कुल एक ट्रायंगल पोज बना हुआ है बोट की तरह, नाव की तरह, और वो स्ट्रेट। आप देखिए कि उसका जो दबाव, एक ट्रायंगल बना है और एक ऐसे हाथ रखा हुआ है, इसका वेट कहाँ पड़ेगा, इसका प्रेशर पड़ेगा बच्चेदानी पे। तो इसीलिए ये वाला पोज बना है। लोटस पोज जो बोला गया, लोकस पोज जो बोला गया, वो डायरेक्टली पेट पर आ रहा है, बच्चेदानी पे बिल्कुल सामने से प्रेशर आएगा, तो ये वाला पोज भी नहीं करना है। कोई सा भी प्लैंक पोज नहीं करना है, या जिसमें आपको अपने बॉडी को ट्विस्ट करना पड़े, मोड़ना पड़े, या वो करना है, वो ऐसा कोई भी पोज नहीं करना है। तो बेसिकली एक्सरसाइज हो, योगा हो, स्विमिंग, पिलाटेस, या कोई सा भी फॉर्म हो स्ट्रेचिंग का जिसमें आपके एब्डोमेन पे इफेक्ट पड़ रहा हो, प्रेशर पड़ रहा हो, वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। और कोई एक्सरसाइज कितनी ही सिंपल क्यों ना हो, अगर आपके लिए वो नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपको किसी ने बोल दिया कि ये एक्सरसाइज जो है या ये पोज, योगा का पोज जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत फायदा करता है, आपको जबरदस्ती नहीं करना है। आपको कोई सा भी पोज हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो या मेडिटेशन या जो भी हो, आपको ये किसी भी ट्रेंड, जो ट्रेंड ट्रेनर्स होते हैं या ऑब्स्टेट्रिशियन या ये सब जो डॉक्टर्स होते हैं, इनकी सलाह के बगैर इसमें से कुछ भी नहीं करना। और लोकल जो नॉर्मल लोग होते हैं, हम जैसे, आप जैसे, किसी ने कुछ बता दिया, उनके कहने में कभी नहीं जाना चाहिए जब तक कोई डॉक्टर आपको ना बोले कि आप ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरे या दूसरे बंदे का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, आपके और आपके डॉक्टर के बीच में ये रिलेशन रहना चाहिए। वो जैसा बताए, क्योंकि डॉक्टर से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता, और खुद से अच्छा आप खुद को नहीं समझ सकते, कोई और नहीं समझ सकता। तो लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही, सबको, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितनी भी हैं, उन सबको यही बताना चाहती हूँ कि एक तो मुबारकबाद जितनी भी हैं, कि हैप्पी मदरहुड। गर्भावस्था जो है बहुत ही एक सौभाग्य की बात होती है, बहुत किस्मत वाली औरतें होती हैं जिन्हें ये मौका मिलता है कि वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, या फिर उन्हें एक नए जीवन को जीवन देने का, मतलब दुनिया में लाने का एक मिल रहा है, कि दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू लाइफ टू गो फॉर। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को वो ऑनर करें, आप इस चीज को सम्मान के साथ लें, खुशी के साथ लें, और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन सब चीजों को हटा के जो अच्छी चीजें हैं प्रेगनेंसी की, उन चीजों को आप महसूस करें, खुश रहें, और आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाएगी। और एक्सरसाइज करते रहें। थैंक यू। अगर किसी को कोई डिस्कशन या कुछ है एक्सरसाइज रिलेटेड या रिलेटेड, एनीवन कैन आस्क नाउ।